गुड इवनिंग बच्चों। हम लोगों ने अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और उस पर क्वेश्चन भी कुछ देख लिए थे एमसीक्यू। तो आज हम लोग का दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। ठीक है, हम लोग का चैप्टर 2 है। अम्ल क्षारक एवं लवण। सबसे पहले हम देखेंगे अम्ल क्या होता है। अम्ल, जिसको हम इंग्लिश में एसिड भी कहते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है खट्टा। एसिड शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, एसिड अम्ल जो है ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। यह जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ आयन देते हैं। ठीक, जो एसिड है, अम्ल है, ये स्वाद में खट्टे होंगे और ये जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नीला लिटमस पेपर है, एक पेपर होता है जो नीला नीला होता है, नीला लिटमस से। तो वो ये क्या करते हैं, एसिड उस पेपर को नीले को लाल में कर देते हैं और यह जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्लियर। जैसे एसिड आपका हो गया नींबू है ना, नींबू खट्टा होता है ना स्वाद में, वो एसिड है। संतरा वो भी खट्टा है, वो भी एसिड है। दूध में भी आपका एसिड पाया जाता है कभी भी। अब आप ये सोचेंगे दूध तो खट्टा होता नहीं है, लेकिन अगर रख दीजिए दूध कुछ दिनों के लिए या 1 ही 2 दिन रख दीजिए तो फट जाता है ना, खट्टा हो जाता है ना, तो उसमें भी एसिड पाया जाता है जिसको हम लैक्टिक एसिड बोलते हैं। अब देखिए अम्ल तो हम पढ़ लिए। अम्ल क्या होता है, अम्लो है जो स्वाद में खट्टा होता है और उसके बाद से लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल हम पढ़ चुके। अब हमारा है प्रबल अम्ल क्या होता है। प्रबल अम्ल देखिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा HCl, H2SO4, HNO3। और दुर्बल अम्ल हो जाएगा CH3COOH, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल यही दूध में आपका पाया जाता है। सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, अब सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। सांद्र अम्ल में अम्ल ज़्यादा होगा लेकिन पानी कम होगा। तनु अम्ल जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है। तनु अम्ल क्या है, जिसमें क्या होगा, ये जो अम्ल आपका है थोड़ा होगा लेकिन पानी ज़्यादा होगा। तनु मतलब वैसे पतला होता है। ठीक, तनु में अम्ल कम होगा और जल अधिक मात्रा में होगा। अब आपका है क्षारक जिसको हम बोलते हैं बेस। ठीक, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीला में बदल देते हैं। ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। अम्ल आपका स्वाद में खट्टा होता था लेकिन क्षार आपका स्वाद में कड़वा होगा। और ये जो है लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देगा, नीला कलर कर देगा उसको। और ये जलीय विलयन में अम्ल आपका H+ आयन दे रहा था जबकि क्षारक आपका OH- आयन देगा। प्रबल क्षार का एग्जाम्पल हो जाएगा NaOH, KOH, CaOH का ट्वाइस। दुर्बल क्षारक जो है NH4OH हो जाएगा। क्षार का डिफिनेशन है, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। एग्जाम्पल तो आप देख लिए थे, NaOH, KOH, MgOH का ट्वाइस। लवण, जैसा कि हम लोग अम्ल पढ़ लिए, अम्ल स्वाद में खट्टे होंगे, क्षार स्वाद में कड़वे होंगे। अब आपका है लवण। लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। जो आपका लवण है, ये अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके ही लवण और जल बनाते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा NaCl, KCl। NaCl खाने वाला नमक है। ठीक है, लवण मतलब क्या होता है, साल्ट होता है ना।
सूचक इंडिकेटर्स। अब हम कैसे पहचानेंगे कि अम्ल है कि क्षार है कि लवण है? उसके लिए हम किसी न किसी सूचक का प्रयोग करते हैं, किसी न किसी इंडिकेटर्स का प्रयोग करते हैं, तभी तो पता चलता है कि अम्ल है, क्षार है या लवण है। कुछ जैसे आप तो दुर्बल अम्ल है या दुर्बल क्षार है उसको खा के पता कर लेंगे कि अम्ल है कि क्षार है, लेकिन प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक ऐसे होते हैं जिनको हम खा नहीं सकते हैं। तो अब उसको कैसे पता करेंगे कि ये प्रबल क्षार है या प्रबल अम्ल है? तो उसके लिए हमें सूचक की ज़रूरत पड़ती है। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। सूचक जो होते हैं ये अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं या बताते हैं कोई विलयन में अम्ल है कि क्षार है। इनका रंग और गंध अम्लीय व क्षारक विलयन में बदल जाता है। सूचक के प्रकार। अब देखिए सूचक कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो संसूचक बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु इनके सामान्य प्रकार इस प्रकार हैं। वैसे ये बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन नॉर्मली ये कितने प्रकार के होते हैं जो आपको पढ़ना है। पहला हो जाएगा प्राकृतिक संसूचक, नेचुरल इंडिकेटर्स। जो प्रकृति में पाए जाते हैं। वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसूचक कहलाते हैं। जैसे लिटमस हो गया, हल्दी, चाइना रोज, लाल गोभी आदि। ये सब है ना प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, इसीलिए इसको प्राकृतिक सूचक कहते हैं। पहला जिसमें आपका है लिटमस। लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है जो थैलाफाइटा समूह के लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकी, तब इसका रंग बैगनी होता है। जो लिटमस आपका है ये थैलाफाइटा समूह जो है उसके लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है कि लिटमस हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो बताइएगा। लिटमस जो है लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। ठीक। लिटमस विलयन अगर ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारकी है तब इसका रंग बैगनी होता है। अब देखिए लिटमस पत्र या लिटमस पेपर। लिटमस पत्र दो रंगों का होता है, नीला एवं लाल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए प्राकृतिक संसूचक में हल्दी भी एक अन्य प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। यह पीला रंग का होता है। कई बार आपने देखा होगा जब किसी सफ़ेद कपड़ों पर सब्जी का दाग लग जाता है और जब इसे साबुन क्षारीय प्रकृति से धोते हैं तो यह उस दाग के धब्बे को भूरा लाल कर देता है। अम्ल के साथ हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्षारक के साथ इसका रंग भूरा लाल हो जाता है। देखिए कभी आप देखे होंगे ना कि अगर खाना वाना खा रहे हैं तो कोई सफ़ेद कपड़ा पहने उस पर हल्दी का दाग लग जाता है, तो आप उसे साबुन से धोते हैं तो वह भूरा लाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो साबुन आपका या तो साबुन या डिटर्जेंट पाउडर वो आपका क्षार है और ये सूचक का काम कर रहा है हल्दी आपका, और जब धोते हैं उससे तो क्या हो जाएगा? वो भूरा लाल हो जाएगा। लेकिन वही क्षारक के साथ तो ये संसूचक का काम किया, लेकिन अम्ल के साथ इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वहीं पे अम्ल डालेंगे ना तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा, वैसे का वैसा ही रहेगा। दूसरा आपका है संश्लेषित संसूचक। ये वे सूचक हैं जो प्राकृतिक नहीं होते अपितु ये रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए होते हैं। जैसे मेथिल ऑरेंज
एवं फिनालेफ्थलीन आदि, इनका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए होता है। जो संश्लेषित संसूचक है इसको रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाया जाता है। पहला तो था आपका प्राकृतिक संसूचक जो आप पढ़ लिए, प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है। संश्लेषित संसूचक ये रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाया जाता है। तीसरा है गंधी संसूचक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, ऐसे पदार्थों को गंधी सूचक कहते हैं। जैसे वेनिला, प्याज एवं लौंग आदि कुछ ऐसे संसूचक होते हैं जिनका गंध ही बदल जाता है, तो उनको हम गंधी संसूचक कहते हैं। इसमें वेनिला आ जाएगा, प्याज हो जाएगा और लौंग। फोर्थ आपका है सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, जैसे हो जाएगा लिटमस, मेथिल ऑरेंज एवं फिनालेफ्थलीन आदि जैसे सूचकों के उपयोग से किसी विलयन के केवल अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का पता लगाया जा सकता है, परंतु इस सार्वत्रिक सूचक के प्रयोग से अम्ल या क्षारक की प्रकृति के साथ साथ उसकी प्रबलता की माप भी बताता है। यह क्या करता है, जो प्राकृतिक सार्वत्रिक संसूचक है यह उसकी प्रबलता की भी माप बताता है। ये बताता तो है कि अम्ल है कि क्षार है, लेकिन उसकी माप भी बताता है कितना अम्ल है और कितना क्षार है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए, जैसे सूचक रंग गंध में परिवर्तन अम्ल के साथ, रंग गंध में परिवर्तन क्षार के साथ। लिटमस जो है अम्ल को क्या करता है, अम्ल अगर डालेंगे तो लाल हो जाएगा और क्षार डालेंगे तो नीला। लाल पत्ता गोभी का रस अम्ल के साथ लाल और क्षार के साथ हरा होता है। हल्दी अम्ल के साथ कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन क्षार के साथ लाल हो जाएगा। हाइड्रेंजिया के फूल का रस अम्ल के साथ नीला और क्षार के साथ गुलाबी हो जाता है। फिनालेफ्थलीन अम्ल के साथ रंगहीन जबकि क्षार के साथ गुलाबी हो जाता है। मेथिल ऑरेंज अम्ल के साथ लाल और क्षार के साथ पीला हो जाता है। प्याज का रस अम्ल के साथ तीक्ष्ण गंध देता है जबकि क्षार के साथ कोई गंध नहीं। वेनिला जो है अम्ल के साथ समान गंध रहती है और क्षार के साथ कोई गंध नहीं। लौंग का तेल अम्ल के साथ समान गंध रहती है लेकिन क्षार के साथ कोई गंध नहीं। इसमें तीनों आपके प्राकृतिक सूचक हैं और ये दोनों आपके कृत्रिम सूचक हैं, और प्याज का रस, वेनिला, लौंग का तेल आपका गंधी सूचक है। क्लियर है, याद रहेगा ना। चलिए आगे देखते हैं। अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण। धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ और क्षार के साथ। धातु अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो क्या होता है, और अधातु अम्ल के साथ, मतलब क्षारक जो है, क्षारक वो अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो क्या होता है। अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन देते हैं। क्षार भी जो है धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन देते हैं। एक आपका होता है पॉप टेस्ट। हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। अगर हमें हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शानी हो तब हम पॉप टेस्ट करते हैं। धातु कार्बोनेट तथा अधातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। धातु जो है धातु कार्बोनेट के साथ और तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं अम्ल के साथ। जब इनकी अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, अब हम देखेंगे अम्ल या क्षार के साथ।
जब अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट की क्रिया होती है तो लवण CO2 और जल बनता है, और जब अम्ल के साथ धातु बाइकार्बोनेट की क्रिया होती है तब भी लवण CO2 और जल बनता है, लेकिन क्षार के साथ इसकी अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, कोई अभिक्रिया नहीं होगी क्षार के साथ, बस अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया होती है। CO2 की जांच टेस्ट, जैसे हाइड्रोजन के लिए जांच टेस्ट थी ना, वैसे CO2 की जांच टेस्ट है। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दुधिया हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। देखिए, अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। लवण मतलब साल्ट जो हम खाते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। देखिए, वही है, अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो अम्ल जो है क्षारक के प्रभाव को समाप्त कर देता है और क्षारक जो है अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देता है, और क्या बनता है? लवण और जल बनता है। तो इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये अभिक्रिया है, याद रहेगा ना। देखिए, NaOH जो कि क्षार है और HCl अम्ल है, दोनों क्रिया करके NaCl बना रहे हैं और जल बना रहे हैं। ठीक है, प्रबल अम्ल जब दुर्बल क्षारक के साथ क्रिया करता है तो अम्लीय लवण बनता है और जल बनता है। देखिए, जब भी अम्ल जो है प्रबल रहेगा और क्षारक दुर्बल रहेगा, अब कोई भी एकदम बहुत बहुत मजबूत इंसान है और उसके सामने कोई जैसे थोड़ा सा मतलब दुबला पतला इंसान चला जाएगा, अगर कोई मोटा तगड़ा है तो मोटा तगड़ा क्या करेगा? पतले वाले को दबा के ही रखेगा ना। तो वही है, प्रबल अम्ल अगर है और दुर्बल क्षारक है तो विलयन कैसा होगा, या लवण जो बनेगा वो क्या होगा? अम्लीय लवण बनेगा और जल देगा, जल बनेगा आपका। और दुर्बल अगर अम्ल है और प्रबल क्षार है तो अब क्या प्रबल है? क्षार प्रबल है ना, तो आपका जो लवण बनेगा वो कैसा होगा? क्षारीय लवण होगा। जो प्रबल रहेगा वही लवण बनेगा। यहाँ पे अम्ल प्रबल था तो अम्लीय लवण बना, यहाँ पे क्षार प्रबल है तो आपका क्षारीय लवण बनेगा। और देखिए, अगर दोनों प्रबल हो तो क्या होगा? जैसे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, ये दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं तो उदासीन लवण और जल बनता है। वहीं दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक जब आपस में क्रिया करेंगे, दोनों दुर्बल है, तभी भी उदासीन लवण और जल बनेगा। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अगर अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करेंगे तब क्या होगा? देखिए, धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। देखिए, तो है धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? लवण और जल। जैसा हम लोग देख रहे थे, क्षार जो है वो अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बना रहा था। यहाँ पे धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बना रहा है। इसका मतलब जो धात्विक ऑक्साइड है यह क्षारक की तरह काम कर रहा है ना, ये क्षार की प्रकृति का हुआ ना। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अभी मैं आपको बताई ना, ये क्या कर रहा है? अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बना रहा है, तो इसकी प्रवृत्ति क्या है? क्षारीय हुई ना, तभी तो अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाएगा। उदाहरण आपका हो जाएगा CuO और MgO। अब देखेंगे हम अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया। अभी तो हम लोग देखे धात्विक ऑक्साइड का अम्ल के साथ क्रिया, अब अधात्विक ऑक्साइड का क्षारों के साथ अभिक्रिया।
अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक, अब जब ये अम्ल के साथ इसको हम क्रिया करेंगे, देखिए जब अधात्विक ऑक्साइड में इसको हम अधात्विक ऑक्साइड को क्षार के साथ क्रिया कराएंगे तो ये लवण और जल बनेगा। तो अधात्विक ऑक्साइड कैसा हुआ? क्षारीय प्रकृति का हुआ। अधात्विक ऑक्साइड आपका अम्लीय प्रकृति का हुआ, तभी तो अम्लीय प्रकृति का होगा, तभी तो क्षार के साथ क्रिया करके लवण एवं जल बनाएगा। जबकि आपका धात्विक ऑक्साइड जो था वो क्षारीय प्रकृति का था। ठीक है, याद रखिएगा, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है जो अम्ल के साथ क्रिया करके लवण एवं जल बनाता है, लेकिन वहीं अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है जो क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है। क्लियर है ना अब तो? अम्ल की अभिक्रिया किसके किसके साथ होती है और क्या क्या होता है? अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ होगी तो लवण CO2 और H2O जल बनेगा, और अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ होगी तो लवण और हाइड्रोजन H2 बनेगा, और अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होगी तो लवण CO2 और H2 बनेगा। अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ होगी तो लवण और जल बनेगा। अम्ल की क्रिया क्षार के साथ होगी तो लवण और जल बनेगा। ठीक, क्लियर? अब क्षार की अभिक्रियाएं। क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और H2 बनाता है। धातु कार्बोनेट के साथ क्षार अभिक्रिया करके इसके साथ कोई अभिक्रिया नहीं होगी, और क्षार की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी, लेकिन क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। क्षार की अधातु ऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया होगी तो लवण और H2 बनेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अम्लों व क्षारकों में समानताएं। अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं और क्षारक जो है OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जो अम्ल आपका है H+ आयन उत्पन्न करता है जलीय विलयन में, जबकि क्षारक जो आपका है OH- आयन उत्पन्न करता है। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो A तनुकृत हो जाता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। जब कोई जैसे अम्ल या क्षार जल में मिलाया जाता है तो यह तनुकृत हो जाता है। जल में मिलाने पर ना इसकी जो है आयन की सांद्रता H3O+ हो जाएगा या OH- के प्रति आयतन में कमी हो जाता है। अब हम आगे देखेंगे क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। देखिए, H+ आयन जितने अधिक होंगे उतना ही अम्ल प्रबल होगा, और OH- आयन जितने ही अधिक होंगे उतना ही आपका क्षार प्रबल होगा। यह दोनों जो है इसकी प्रबलता H+ और OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती है, कितनी उसकी संख्या है। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौमिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। अभी आप पीछे पढ़े थे ना सार्वभौमिक सूचक। यह जो सूचक है अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक जो है विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। जितनी उसकी सांद्रता रहेगी उतने रंगों में प्रदर्शित करता है। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक
जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं। अगर जल उपस्थित है तो ये जो हमारे H+ आयन है, अम्ल की H+, ये जो देखिए जल की उपस्थिति में अम्ल जो है H+ आयन उत्पन्न करता है। अगर जल है ना तो अम्ल H+ आयन उत्पन्न करेगा। H+ आयन जल की उपस्थिति में H3O+ बना ले रहा है। और वहीं पे क्षारक जो है जल की उपस्थिति में OH- आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल क्या कर रहा था? अगर जल उपस्थित है तो अम्ल H+ आयन उत्पन्न करता है, जबकि क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। क्लियर है ना यहाँ तक? अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए। लगता है ना कि क्षार और क्षारक सेम है, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। ठीक, क्षारक और क्षार में थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखिएगा आप। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। देखिए जितने भी क्षारक होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते, सब के सब जल में नहीं घुल जाते हैं। और जो जल में घुल जाता है, जो क्षारक जल में घुल जाएगा उसको हम क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। जितने भी क्षार हैं सब क्षारक हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को जल में ही मिलना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। अब देखिए कभी भी अगर अम्ल या क्षार में अगर हम पानी मिला रहे हैं या जल में मिला रहे हैं तो हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। कभी भी देखिए अगर कभी भी अम्ल है तो अम्ल में हमें जल नहीं मिलाना चाहिए। जल नहीं मिलाना चाहिए। किसी बर्तन में अगर अम्ल आप रखे हैं तो उसमें हमें जल नहीं मिलाना चाहिए। अभी आगे देखिएगा क्यों नहीं मिलाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, अगर जल है उसमें हमें अम्ल डालना चाहिए। ठीक, जल में अम्ल मिलाना चाहिए, ना कि अम्ल में जल मिलाना चाहिए। क्योंकि रीजन देखिए, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। देखिए अगर कभी भी अगर जल है तो हमें जल में अम्ल डालना चाहिए और उसको हिलाते रहना चाहिए, ना कि अम्ल रखा है उसमें हमें जल नहीं डालना चाहिए। अगर अम्ल में हम जल डालेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी और ऊष्मा के कारण जो आपका विलयन वो बाहर आ जाएगा। बाहर आने के कारण आप जल भी सकते हैं। ठीक है, आप जल भी सकते हैं और इसका ताप इतना ज़्यादा हो जाएगा कि अगर जिस आप कांच के बर्तन में रखे हैं वह बर्तन टूट भी सकता है। ठीक, जल को अम्ल में डालने से क्या होगा। अगर जल हम अम्ल में डाल रहे हैं जो आप अभी देखें तो हो जाएगा मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है। स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है। ठीक, क्लियर है ना। अब देखिए पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है। किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। अगर कोई भी विलयन है उसमें H+ आयन की सांद्रता मतलब H+ आयन कितना उपस्थित है उसकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया गया जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी पुरुषार्थ जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। ठीक है, जो पीएच शब्द में पी है हमेशा याद रखिएगा, पी नीचे रहता है और एच इसके ऊपर। बहुत लोग ऐसे लिखते हैं पी और एच, ये गलत है। यहाँ पे पी और इसके ऊपर एच लिखते हैं, ये सही है।
अगर pH का मान 7 के बराबर है तो विलयन उदासीन होगा। अगर pH का मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा और pH का मान 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय होगा। यह स्केल 0 से 14 तक pH ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह जो स्केल है ना, यह 0 से 14 तक pH ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे जैसे 7 है ना, बीच में 7 रहता है। 7 क्या दिखाता है? विलयन उदासीन है। जैसे जल है ना, जल का pH मान 7 है, कैसी उसकी प्रकृति कैसी है? वह उदासीन है। जितने हम इधर जाएंगे उतने इसकी अम्लीय प्रकृति जो बढ़ती जाएगी, और जितने हम 7 से इधर जाएंगे उतनी इसकी क्षारक की प्रकृति बढ़ती जाएगी। जितना इस साइड होगा उतना प्रबल अम्ल होगा, और जितना इस साइड होगा उतना क्या होगा? आपका प्रबल क्षार होगा। ठीक, क्लियर है ना? अब हम देखेंगे दैनिक जीवन में pH का महत्व। दैनिक जीवन में pH का महत्व कहाँ कहाँ है? पौधे एवं पशु pH के प्रति संवेदनशील होते हैं। पौधे और पशु जो हैं वो pH के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। हमारा जो शरीर है यह 7.0 से 7.8 pH के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल की pH मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अच्छा, हम लोग देखते हैं ना, सुने तो होंगे आप लोग कि जैसे ताजमहल अम्लीय वर्षा के कारण काला होता चला जा रहा है। अम्लीय वर्षा, सब बोलते हैं ना अम्लीय वर्षा क्या है? अगर जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है, जैसे वो जो वर्षा के जल का pH मान है 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। क्योंकि अब वो 7 से कम है ना, पानी जो शुद्ध पानी आपका है, जो आप पानी पीते हैं, उसका pH मान 7 होता है। अब जब वो कम होता चला जाता है, 5.6 से कम हो जाएगा, अम्ल प्रकृति का हो जाएगा, तो उसी को हम अम्लीय वर्षा बोलते हैं। एक मिनट। मिट्टी का pH अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट pH परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का pH कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। अगर देखिए कभी भी एक जो है पौधों को एक विशिष्ट pH की आवश्यकता होती है। अगर pH कम या ज़्यादा है ना तो किसान उसमें अपने आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। अगर अम्लता ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसमें क्षारीय पदार्थ मिलाएंगे। अगर ये क्षारकता ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसमें अम्लीय पदार्थ मिलाएंगे। हमारे पाचन तंत्र का pH, हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। अगर अधिक मात्रा में, जैसे हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, लेकिन अगर कभी कभी यह अपच के कारण उदर में अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण क्या होता है? पेट में दर्द होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। याद रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ना,
हमारे पेट में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाएगी, तो यह उसको क्या करता है, कम कर देता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, ठीक है। जैसे आप में तो पता नहीं पूछेगा कि नहीं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। जैसे हम लोग नहीं होते हैं, अभी किसी को एसिडिटी हो जाए, बोलते हैं मुझे एसिडिटी हो गई है, तो जाके क्या पी लेते हैं, सोडा वाटर। जाते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक लेके पी लेते हैं, बोलते अब आराम है। तो क्या, वो भी तो क्षारीय प्रकृति का है ना, और पेट में अम्ल हुआ है तो उसको न्यूट्रल कर देता है, उदासीन कर देता है, ठीक। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। अब दंत क्षय मतलब दांत किस तरह क्षय होते हैं पीएच परिवर्तन के कारण। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अगर पीएच मान जो मुंह का 5.5 से कम होगा तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाएगा। सुबह सुबह हम जो कोलगेट या कोई भी टूथपेस्ट करते हैं, क्यों, ताकि वो तो क्षार प्रकृति का है ना, और हमारे मुंह में अम्ल है, तो इसीलिए हम करते हैं। दांतों का इनेमल दंतवल्क कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। क्षारकी दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। देखिए, हमारा जो दांत बना है, वो दांतों का इनेमल एक कैल्शियम फास्फेट से बना है। यह सबसे कठोर पदार्थ होता है शरीर का, मानव शरीर का। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी अगर पीएच का मान 5.5 से कम होता है, आपको अभी मैं बताई ना, अगर 5.5 से कम, जितने कम होगा उतने ज़्यादा मतलब अम्ल प्रबल होता है। अगर 5.5 से कम होता जाएगा ना, तो दांतों का क्षय होगा। और इसीलिए हम सुबह मंजन करते हैं, ताकि वो मंजन जो है क्षार है और मुंह में अम्ल रहेगा। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके उदासीन हो जाएंगे ना, न्यूट्रल हो जाएगा। इसीलिए हम दांतों को बचाने के लिए सुबह सुबह मंजन करते हैं, ठीक। बहुत लोग ऐसे होते हैं करते ही नहीं हैं, बताइए। आप लोग ऐसा मत करिएगा, आप लोग डेली मंजन करिएगा। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है। कभी देखते हैं अगर किसी को मधुमक्खी काट लिया, अगर कोई भी वो जो पीले रंग का होता है वो भी काट लिया, तो लोग क्या करते हैं, बहुत लोग ले जाके चूना लगा देते हैं ना। चूना लगाते हैं, चूना क्या है, क्षार है, और उसके डंक में क्या है, अम्ल है, तो वो क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, ठीक है। गांव में अधिकतर लोग करते हैं, गांव के लोग बहुत समझदार होते हैं, ठीक। और अगर किसी को काट लिया तो आप बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे उसे आराम मिल जाएगा। नेटल के डंक वाले बाल मेथनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉक पौधे की पत्तियां रगड़कर किया जाता है। यह भी एक नेटल, ये भी एक डंक वाला, मतलब इसमें भी एक पौधा है। अगर ये भी चुभ जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा, क्योंकि इसमें भी अम्ल पाया जाता है। लौड़ों का पीएच। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक। प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षारक है, तो उदासीन लवण होगा, ठीक। जिसका पीएच मान 7 के बराबर होगा, क्योंकि उदासीन लवण है। और प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है, तो प्रबल जो रहेगा ना वही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अम्लीय लवण होगा। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल ये आपस में क्रिया करके क्षारकीय लवण बनाते हैं।
जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। साधारण नमक से रसायन, साधारण नमक से रसायन क्या क्या बनता है, इसको ये आपके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछता है कि किसका क्या सूत्र होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, विरंजक चूड़ CaOCl2, बेकिंग सोडा NaHCO3, धोने का सोडा Na2CO3 × 10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए यहाँ पे बेकिंग सोडा, इसी को हम बोलते हैं खाने वाला सोडा। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाही करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। देखिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड वही NaCl नमक, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इसी प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। यहाँ पे दिया गया है फिगर। इसमें एनोड पर Cl2 गैस, कैथोड पर H2 गैस और कैथोड के पास NaOH विलयन बनता है। इसका उपयोग, NaOH का उपयोग, पहले इसका हम देखेंगे कि उपयोग कहाँ कहाँ होता है। H2 का ईंधन मार्गरीन में, Cl2 का जल की स्वच्छता के लिए उपयोग किया जाता है, HCl का इस्पात की सफाई और औषधियों के लिए उपयोग किया जाता है, NaOH का धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन, कांच बनाने के लिए NaOH का उपयोग किया जाता है। अब देखे होंगे ना कि NaOH से साबुन बनाया जाता है और KOH से साबुन बनाया जाता है, जो एक कठोर साबुन होता है और एक मृदु साबुन होता है। जो मृदु साबुन मतलब होता है उसका उपयोग हम लोग नहाने के लिए करते हैं, और जो कठोर साबुन है उसका उपयोग हम लोग कपड़े धोने के लिए करते हैं। ठीक, Cl2 + NaOH विरंजक चूड़ बनाता है, जो घरेलू विरंजन, वस्त्र विरंजन के लिए प्रयोग किया जाता है। जाते हैं ना आप लोग, अगर आप लोग क्या होता है कि अगर कपड़े में कोई भी दाग उग लग गया तो आप जाते हैं मार्केट से आला लेके आते हैं ना। आला क्या करता है, वो भी विरंजक का काम करता है, कपड़ों से रंग उड़ाता है, हटाता है ना, कलर हटा देता है। वही विरंजक चूड़ का भी वही काम है। दूसरा आपका है विरंजक चूड़। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूड़ का निर्माण होता है। जब CaOH का ट्वाइस पर क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है तो CaOCl2 विरंजक चूड़ बनता है और जल बनता है। ठीक, विरंजक चूड़ जो है यह शुष्क बूझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराने से प्राप्त होता है। बूझा चूना वही है ना, जैसे दग्ध चूना जो आप बिना बूझा चूना लेके आते हैं मार्केट से, अगर उसमें पानी डालते हैं तो वह पानी से क्रिया करके, बिना बूझा चूना पानी से क्रिया करके बूझा हुआ चूना बना लेता है। अब जब बूझा वाला चूना पर आप क्लोरीन की क्रिया कराएंगे ना तो विरंजक चूड़ बनता है। और विरंजक चूड़ का उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में। अब इसका याद रखिएगा, उपयोग इम्पॉर्टेंट है। ये जो विरंजक चूड़ का उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है, कागज़ की फैक्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है, रासायनिक उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है ना। अब हमारा तीसरा बेकिंग सोडा, जिसको हम बोलते हैं खाने वाला सोडा, जो खाते हैं, NaCl
प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 प्लस NH4Cl प्लस NaHCO3। बेकिंग सोडा एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। ठीक, अब जो है आप देखे होंगे जब खाना बनाते होंगे, खाने में इसका उपयोग करते हैं, और यह एक दुर्बल है, दुर्बल संक्षारक है। मतलब दुर्बल का मतलब जिसे हम खाते हैं, प्रबल को हम नहीं खाते हैं, याद रखिएगा। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक, प्रबल क्षार हम नहीं खाते हैं, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार हम खाते हैं। जैसे नींबू हो गया, नींबू, संतरा, दही, आपका इसमें क्या है, इसमें आपका दुर्बल अम्ल पाया जाता है, दुर्बल अम्ल हम खा सकते हैं। और दुर्बल क्षार सोडियम, ये जो बेकिंग सोडा आपका है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, इसमें दुर्बल क्षारक पाया जाता है जिसे हम खाते हैं। दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल हम खाते हैं। ठीक, क्लियर है ना। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार हम लोग नहीं खाते हैं। एक मिनट रुकिए थोड़ा, तो बेकिंग सोडा हम लोग पढ़ लिए। अब इसका बेकिंग सोडा का उपयोग हम लोग पढ़ेंगे। बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। बेकिंग पाउडर बनाने में, जैसे ये हम लोग का है, पढ़ रहे थे ना बेकिंग सोडा, ये बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल आपका ना इमली में पाया जाता है। ठीक, इमली में अगर कोई पूछेगा इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा में टार्टरिक अम्ल मिलाते हैं, तो बेकिंग पाउडर बनता है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पावरोटी या केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। जब भी हम कुछ बना रहे हैं, खाना वाना या कोई भी केक वोक बनाते हैं, तो उसमें हम डालते हैं ना बेकिंग पाउडर डाल के बनाते हैं ना, तो वो क्या करता है, तभी तो स्पंजी टाइप का बनता है। यह एंटासिड का एक संगठक है। ठीक, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। इसका उपयोग, बेकिंग सोडा का उपयोग हम अग्निशामक में भी करते हैं, सोडा अग्निशामक में। ठीक, अब आपका है खाने वाले सोडे के बाद धोने का सोडा, NO2CO3 × 10H2O। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। यह भी क्या है, यह भी एक क्षारकीय लवण है। Na2CO3 प्लस 10H2O, इससे क्रिया करके बनाए Na2CO3 × 10H2O। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो आपका धोने का सोडा है, या जल की अस्थायी कठोरता जो है उसको हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, धोने का सोडा का। ठीक है, अब आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 373 K पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अर्धहाइड्रेट बनाता है। जिप्सम को जब हम 373 K पर गर्म करते हैं, तो यह जल के अणुओं को त्याग देता है और त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यही जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, यही बनाता है। यह सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर ठोस पदार्थ बनाता है। यह क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद रंग का चूर्ण है। इसमें अगर हम पुनः क्या करेंगे,
जल मिलाएंगे तो यह फिर से जिप्सम बन जाएगा। इसका देखिए यही है इसका सूत्र, CaSO4 इंटू हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, याद रखिएगा इसका सूत्र। इसमें जब हम जल मिलाते हैं तो यह फिर जिप्सम बना लेता है, ठीक, जो कि ठोस होता है। अब इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं या कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका उपयोग डॉक्टर जो है टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। और इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने के लिए किया जाता है और सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। लास्ट हमारा कहाँ है, और देखिए इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। याद रहेगा ना प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, और इसका सूत्र भी याद रखिएगा। अब है क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन का जल क्या होता है? लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की जो संख्या होती है उसी को क्रिस्टलन का जल कहते हैं, ठीक। उदाहरण आपका है जैसे CuSO4 इंटू 5H2O, इसमें जल के कितने अणु हैं? यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 में क्रिस्टलन के जल के 5 अणु है, यहाँ पे है ना 5H2O, तो H2O के पहले 5 है ना, तो मतलब 5 अणु है जल के। Na2CO3 इंटू 10H2O में क्रिस्टलन के 10 अणु है, H2O के पहले 10 है तो इसमें कितने अणु है जल के? 10 अणु है। CuSO4 इंटू 2H2O में क्रिस्टलन के जल के 2 अणु है, ठीक, क्लियर है ना। तो आज यहीं तक हम लोग का कंप्लीट चैप्टर ये समाप्त हो गया, ठीक है, दूसरा चैप्टर समाप्त हो गया। अब इस पर MCQ क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। अगर आप लोगों को वेरी शॉर्ट या शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मतलब अगर आप लोगों को लघुत्तरी या लघुत्तरी क्वेश्चन चाहिए तो उसकी भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, लेकिन जल्द अपना सिलेबस समाप्त हो जाए, जब पूरा ख़त्म हो जाए चैप्टर, उसके बाद से हम लोग आगे की प्रैक्टिस भी करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे कैसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा है। और आप लोग कमेंट करना ही भूल जाते हैं, बताइए। वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करके बता देना चाहिए ना कैसा लगा। चलिए ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच।